सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। किसी मुग़ल शासक का मकबरा इतना सादा नहीं होगा जितना औरंगज़ेब का है। मुझे वहां 3 बार जाने का अवसर मिला। उनकी कब्र देखकर यकीन नहीं हुआ कि यह उसी मुग़ल शासक की कब्र है जिसने आधी सदी तक भारत पर हुकूमत की। जालीदार 4 दीवार से घिरी मामूली कच्ची कब्र जिस पर एक हरा पौधा लगा था। बताया गया था कि यह तुलसी का पौधा है, हालांकि मैं पुष्टि नहीं कर सका कि वह तुलसी ही का पौधा था। अगर था तो तुलसी की सनातन धर्म में क्या अहमियत है ये सब जानते हैं। उसी एक कच्ची कब्र को हटाकर वहाँ शौचालय बनाने की मांग उठ रही है। कोई कह रहा है कि कब्र पर थूकने की इजाज़त मिले, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। औरंगज़ेब का जिन बाहर आया एक प्रोपेगेंडा फिल्म छावा के माध्यम से। उस फिल्म के ज़रिए जिसके शुरू में बता दिया गया था कि यह इतिहास नहीं है, औरंगज़ेब की कब्र को इतना तूल दे दिया गया कि नागपुर सुलग उठा और कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वे और उनके मंत्री क्या कर रहे थे? अगर वे वह सब नहीं करते जो उन्होंने किया तो नागपुर में दंगा नहीं होता। सवाल ये है कि क्या औरंगज़ेब की कब्र को हटाना इतना आसान है? कब्र न सिर्फ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित है, बल्कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की संपत्ति भी है। इसको माना जाना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। 1951 में भारत सरकार ने औरंगाबाद के खुलदाबाद में स्थित औरंगज़ेब की कब्र को प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष 1951 के तहत संरक्षित घोषित किया था। 1958 में संशोधित कानून के तहत इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की सूची में भी शामिल कर लिया गया। इस कानून की वजह से औरंगज़ेब के स्मारक को हटाना मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन है। इस कानून के सेक्शन 19 के अनुसार किसी भी संरक्षित स्मारक को तोड़ना, हटाना या नुकसान पहुंचाना गैरकानूनी है। यदि ऐसा किया जाता है तो सेक्शन 30 के तहत दोषी को 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि सेक्शन 35 में प्रावधान है कि यदि कोई संरक्षित स्मारक राष्ट्रीय धरोहर का महत्व खो देता है तो सरकार को संरक्षित सूची से हटा सकती है। संरक्षित सूची से हटाने की प्रक्रिया के तहत महाराष्ट्र सरकार को ASI या संस्कृति मंत्रालय को एक औपचारिक प्रस्ताव देना होगा। केंद्र सरकार विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर सकती है जो स्मारक के महत्व की समीक्षा करेगी। समीक्षा के बाद यदि सरकार निर्णय लेती है तो एक आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी करके इसे सूची से हटाया जा सकता है। 1973 में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था। यदि ASI को इसे अपनी संरक्षित सूची से हटा भी दे तो इसका स्वामित्व पूरी तरह वक्फ बोर्ड के पास चला जाएगा। वक्फ कानून की धारा 51A और 114A के तहत महाराष्ट्र सरकार इसे सीधे तौर पर नष्ट नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड की सहमति के तहत सरकार को वक्फ बोर्ड के 2/3 सदस्यों की सहमति लेकर कब्र को हटाने की अनुमति देनी होगी। सरकार अगर कब्र हटाना भी चाहेगी तो सरकार को ये साबित करना होगा कि यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है बल्कि सरकारी ज़मीन पर बनी है। इसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल या न्यायालय में याचिका दाखिल करनी होगी। इस तरह महाराष्ट्र सरकार के लिए औरंगज़ेब की कब्र को कानूनी रूप से हटाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ASI और वक्फ बोर्ड के कानून के तहत इस पर कई प्रतिबंध लागू होते हैं। पहले इसे ASI की संरक्षित सूची से हटाना होगा और फिर वक्फ बोर्ड के स्वामित्व का मामला हल करना पड़ेगा। यह पूरी प्रक्रिया लंबी और जटिल होगी जिसमें कई कानूनी बाधाएं सामने आ सकती हैं जो आएंगी भी। ऐसे में औरंगज़ेब की कब्र को हटाना आसान नहीं है। ये बात महाराष्ट्र सरकार भी जानती होगी और वे भी जानते होंगे जो कब्र के बारे में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उनका मकसद कब्र हटाना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है जो उन्होंने खड़ा किया हुआ भी है। इसमें वे पूरी तरह कामयाब हैं। सवाल है कि क्या लोकतांत्रिक देश में किसी मुख्यमंत्री को सांप्रदायिक पचड़ों में पड़ना चाहिए या अपने प्रदेश की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। नवंबर 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र पर कर्ज का बोझ बीते 10 सालों में 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। 2014 में राज्य पर 2.94 लाख करोड़ का कर्ज था
जो आरबीआई के मुताबिक 2023 में 7.82 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2024 में ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG ने महाराष्ट्र सरकार का खाता बही खंगालने के बाद हिसाब लगाया है कि राज्य को 7 साल में 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। ये महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कुल कर्ज का करीब 60% हिस्सा ही है। अब ज़रा महाराष्ट्र के किसानों का भी हाल जान लीजिए। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने RTI के जरिए ये जानकारी दी थी कि महाराष्ट्र में 5 महीने के अंदर करीब 1046 किसानों ने आत्महत्या की थी। RTI एक्टिविस्ट जितेंद्र घाटगे ने बताया था कि सरकार से किसानों की आत्महत्या के बारे में जानकारी मांगी गई थी। राज्य सरकार ने जो आंकड़े सौंपे उससे पता चला है कि 1 जनवरी 2024 से 31 मई 2024 के बीच किसानों की आत्महत्या के कुल आंकड़े 1046 हैं। इस हिसाब से देखें तो करीब हर महीने औसत 209 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अमरावती में करीब 143 किसानों ने आत्महत्या की थी। यवतमाल में तब तक 132 किसानों ने आत्महत्या की थी। 2022 में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में 600 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को किसानों की बात करनी चाहिए, महाराष्ट्र पर हो चुके दोगुना कर्ज की बात करनी चाहिए। बात हो रही है औरंगजेब की, उसकी कब्र तोड़ने की। फडणवीस ने कहा है कि छावा फिल्म ने लोगों का गुस्सा बढ़ाया है, वही गुस्सा निकल रहा है। मतलब देवेंद्र फडणवीस मान रहे हैं कि छावा फिल्म की वजह से हालात खराब हुए हैं। नागपुर फडणवीस का चुनावी क्षेत्र है, वे मुख्यमंत्री होने के साथ ही गृह मंत्री भी हैं। आखिर उन्हें ये क्यों नहीं पता चल पाया कि हालात कितने नाजुक हो चुके हैं? क्या ये उनकी इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? नागपुर के जलने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो ऐसी घटना के बाद होता ही है वही हो भी रहा है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, होंगी। कई बेकसूर लोगों को लंबे वक्त के लिए जेल में ठूस दिया जाएगा। जेल कौन जाएगा ये सब जानते हैं। दंगे का ठीकरा एक समुदाय पर फोड़ना शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान कनेक्शन निकाल लिया जाएगा। जिन नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए, भाषण दिए, उकसाने वाले काम किए, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। गोदी मीडिया को मसाला मिल गया है, वह मिर्च मसाला लगाकर खबरें देगा। वे वीडियो दिखाएगा जिनमें पत्थर उछालते खास लोग दिखाई देंगे। दूसरा पक्ष नहीं दिखाएगा। यह नहीं बताएगा कि बजरंग दल ने क्या किया। गोदी मीडिया यही करता है, इस बार भी यही कर रहा है और यही करेगा। इसलिए कहता हूं कि गोदी मीडिया ना देखा करें, सिर्फ झूठ मिलेगा, सच को दबा दिया जाएगा। शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने कहा है कि नागपुर में हिंसा होने का कोई कारण नहीं है। यह वे जगह है जहां RSS का मुख्यालय है। यह CM देवेंद्र फडणवीस का निर्वाचन क्षेत्र भी है। वहाँ हिंसा फैलाने की हिम्मत कौन कर सकता है? हिंदुओं को डराने, अपने ही लोगों से उन पर हमला करवाने और फिर उन्हें भड़काकर दंगों में शामिल करने का ये एक नया पैटर्न शुरू हुआ है, ऐसा संजय राउत कह रहे हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि जब दुनिया मंगल ग्रह पर जा रही है, नई नई तकनीक विकसित हो रही है, AI ने शोर मचाया हुआ है, क्रांति हो रही है, 21वीं सदी चल रही है, तब भारत में 318 साल पहले मर चुके एक शासक की कब्र पर हम एक दूसरे से उलझ रहे हैं। आखिर हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं? क्या हमें हर वक्त लड़ते झगड़ते रहना भारत चाहिए? चलिए मान लेते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटा दी जाएगी, हट भी जाएगी, उस पर शौचालय भी बना दिया जाएगा, मान लिया, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ अहम को ही संतुष्टि मिलेगी ना। इससे औरंगजेब का इतिहास तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। चलिए हम भारत में औरंगजेब का इतिहास भी मिटा देते हैं, उसे पढ़ाना बंद कर देते हैं। इससे क्या होगा? क्या दुनिया भर की किताबों में औरंगजेब का इतिहास मौजूद नहीं है? क्या वो नहीं पढ़ा जाएगा? औरंगजेब की कब्र हटने से क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? क्या स्वास्थ्य सेवाएं सही हो जाएंगी? क्या किसान आत्महत्याएं करना बंद कर देंगे? क्या देश की GDP में उछाल आ जाएगा? क्या शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाएगी? क्या हो जाएगा आखिर? कोई तो बताए। कोई नहीं बताएगा। जो औरंगजेब को लेकर वितंडा मचाए हुए हैं वे भी जानते हैं कि कुछ नहीं होगा। उन्हें बस कुछ ऐसा करना है जिससे हिंदुत्व की धार पैनी होती रहे। वो हो भी रही है। औरंगजेब के बाद
किसी और को ले आएंगे, जैसे बाबर गजनवी के बाद औरंगज़ेब को लेकर आए हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं औरंगज़ेब के बाद कौन, हु आफ्टर औरंगज़ेब। नागपुर हिंसा पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये किसकी साजिश है। औरंगज़ेब जिसका जन्म गुजरात में हुआ, उसने हमारे महाराष्ट्र आकर संभाजी महाराज पर आक्रमण किया और उसकी कब्र यहाँ बनी है। वह आगरा वापस नहीं जा सका। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर आप 400 साल पुरानी बात निकालना चाहते हैं तो निकालिए, औरंगज़ेब की कब्र उखाड़ना चाहते हैं तो उखाड़िए, लेकिन एक काम कीजिए, उस समय चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी ज़रूर लेकर आइएगा। महाराष्ट्र में तो बीजेपी की ही सरकार है, तो अब ढोंग क्यों कर रहे हैं? जाइए पीएम मोदी के पास और जो बुलडोज़र यूपी में चला रहे थे वैसा बुलडोज़र यहाँ भी चला दीजिए। अगर बीजेपी को हरे रंग से कोई तकलीफ़ है तो अपने झंडे पर लगा हरा रंग उन्हें हटा देना चाहिए। बात तो सही कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। आखिर भाजपा के झंडे में हरा रंग क्या कर रहा है? हालांकि ये रंग तब दिया गया था शायद 1984 में, जब भाजपा का गठन हुआ था जनसंघ के बाद, तो तब शायद सबको साथ लेने की एक नियत रही होगी, इसलिए हरे रंग का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन अब इस हरे रंग से बहुत परहेज़ है। भाजपा चली थी एकात्मक मानववाद को लेकर, लेकिन वो कहीं पीछे छूट गया है। 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलने के बाद उसने जो धार पैनी की थी हिंदुत्व की, वो लगातार तेज़ होती जा रही है और पैनी हो गई है। और 2025 आते आते कुछ ज़्यादा ही पैनी हो गई है, और आगे कितनी पैनी होगी कोई नहीं जानता। सलाम नमस्ते, मैं हूँ सलीम अख्तर सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया।